आप देख रहे हैं 10 के दमदार ट्रेड। मार्केट का एक्शन पहले आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज नई तेजी के साथ भारतीय बाजारों में खरीदारी हो रही है। 23,550 के आसपास एकदम स्टेडी आपको निफ्टी दिखाई देगा। निफ्टी बैंक अब 200 पॉइंट ऊपर है, तो जो थोड़ा सा ब्रेक लिया था एचडीएफसी बैंक ने उसी में रफ्तार आई और 1603 के आसपास ये ट्रेड दिखने लगा है। साथ ही साथ मिड कैप्स का भी आउट परफॉर्मेंस बरकरार। तो ये फिलहाल है आपके लिए ताज़ा तस्वीर। आपके लिए इनफैक्ट एडवांस डिक्लाइन रेशियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं और साथ ही दिखाते हैं कि कौन से टॉप कंट्रीब्यूटर्स हैं जिनके चलते आज इस मार्केट में मोमेंटम देखने को मिला है। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्लियरली बेहद पॉजिटिव है। बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज़्यादा है गिरने वालों की तुलना में। 1.5:1 का ट्रेड बनता दिखाई दिया है, लेकिन आज सभी के रेडार पर एमएनएम रहा है। उस इन्वेस्टर डे की हाईलाइट के बाद स्टॉक का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन टॉप परफॉर्मर्स में शामिल। फिर एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और टाइटन में जोरदार तेजी बन रही है। बैकफुट पर क्या आ रहा है? रिलायंस, अल्ट्राटेक, डॉक्टर रेड्डीज और मारुति। रिलायंस कोशिश कर रहा था बार बार तेजी में रहने की, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस करता हुआ इस समय एब्सोल्युटली फ्लैट कारोबार कर रहा है। अब 30 सेकंड में हम देखेंगे इक्सिगो यानी कि ले ट्रेवेन्यूज की लिस्टिंग होती हुई। याद रखिएगा 93 रुपीज़ प्रति शेयर का इशू प्राइस, 45% के प्रीमियम पर लिस्टिंग होने के संकेत बनते हुए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। कंपनी के दो को फाउंडर्स आलोक बाजपेयी और रजनीश सिंह आईआईटी कानपुर में मिले थे और फिर इन्होंने दरअसल इक्सिगो की शुरुआत की। ध्यान रखिएगा कंपनी की पहले कुछ सालों में ये इनफैक्ट ओटीए नहीं था, ये सिर्फ आपको बताते थे कि बेस्ट डील्स ट्रैवल की कहां पर मिलेंगी, लेकिन वो चेयर्स के साथ लिस्टिंग होती हुई। पीक 15 जैसे निवेशक, स्टेलारिस जैसे निवेशक जो अब एलिवेशन कैपिटल है, कई सारे एंजल निवेशकों ने यहां पर इस कंपनी को बैक किया है और इक्सिगो लिस्ट होता हुआ आपकी स्क्रीन पर 138.10 पर इस समय एनएसई पर अपनी पारी की शुरुआत कर रहा है। एक जोरदार लिस्टिंग वीरू। और स्टार्टअप सर्कल्स में ये एक और कंपनी जो अपने आप को कॉकरोच कहती थी, जो यानी कि बुरी से बुरी स्थिति में लोग कहते हैं ना कि कॉकरोचेस सर्वाइव करते हैं, तो एकदम बूटस्ट्रैप करके कम से कम फंड रेज करके प्रॉफिटेबल कंपनी जो आज पारी की शुरुआत कर रही है भारतीय शेयर बाजार में। जय, बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी लिस्टिंग है हर्षदा आपकी स्क्रीन पे। करीब करीब अगर आप देखें तो इस वक्त प्राइस स्क्रीन पे 140.70 का। अब मार्केट्स डे हाई स्टिल और निफ्टी बैंक इस वक्त की सबसे मजबूत कड़ी है। क्यों? क्योंकि ये एज पे खड़ा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो इस वक्त लास्ट 10 जून से, यानी अगर मैं टाइम फ्रेम के मुताबिक देखूं, शपथ ग्रहण और उसके दिन के बाद से अब तक के मल्टीपल अटैम्प्ट्स में इसने क्रॉस नहीं किया है, पर एक बार फिर से उस ट्रेजेक्टरी के बेहद नज़दीक। ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं यहाँ पर और कुछ देर में बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी भी शुरू होगी। कविता जी, राजेश पालवे जी, रुचित जैन और विकास सालू के हमारे साथ हैं। विकास, गुड मॉर्निंग। आपके ट्रेड? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। ओवरऑल मार्केट में अभी थोड़ा सा मोमेंटम पॉजिटिव, लेकिन ऊपर में एक रेजिस्टेंस फेस होते में देखने मिल रहा है। बट स्टॉक स्पेसिफिक यहाँ पे बहुत अच्छा मोमेंटम है। वोल्टास मुझे अच्छा लगता है। ऊपर में 1600 का टारगेट यहाँ पे मुझे लगता है यहाँ देखने मिल सकता है। नई हाई की तरफ एक काउंटर देखने मिल रहा है। एक फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे देखने मिल रहा है आज के दिन में और वहां से एक अपमूव देखने मिल रहा है। तो 1110 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करना है। 1600 का टारगेट मुझे लगता है यहाँ पे आते हुए देखने मिलेगा। दूसरा रहेगा एक्सेल इंडस्ट्री। एक्सेल इंडस्ट्री हमने देखा था कि लास्ट वीक एक अच्छा पॉजिटिव ब्रेकआउट देखने मिला था और आज भी वो उसी रेंज के आसपास ओपन होते हुए देखने मिल रहा है। तो 1200 के आसपास एक्सेल इंडस्ट्री यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने मिल रही है। तो 1270 का टारगेट यहाँ पे आते हुए देखने मिलेगा। 1170 का यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लगाएगा, इसको बाय कर। ओके, आपका एक्सेल इंडस्ट्रीज 1200 पे बाय है। ये हो गया विकास जी के दो ट्रेड्स। उसके बाद चलते हैं नए दो ट्रेड्स पिक करते हैं रुचित जी से। रुचित जी, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के? जी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल, दो स्टॉक से खरीदारी साइड। सबसे पहले तो इंश्योरेंस स्पेस में से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, जहां पे एक अच्छे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हमने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में देखा था और एक अच्छा फॉलोअप मूव भी है। सो वॉल्यूम्स भी पिछले दो ट्रेडिंग सेशन में काफी स्ट्रांग हो रहे हैं। तो 1725 के स्टॉप लॉस से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में खरीदारी की सलाह रहेगी 1860 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। और मेरी सेकंड पिक रहेगी अमर राजा बैटरीज में। अमर राजा में भी देखें तो रिसेंटली स्टॉक में हाई लेवल से एक करेक्शन आया है, बट करेक्शन में कोई भी वॉल्यूम बेस्ड सेलिंग नहीं है और स्टॉक लोअर टाइम फ्रेम पे अपने सपोर्ट्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो करंट लेवल्स पे 1330 के स्टॉप लॉस से
अमर राजा में भी खरीदारी करने की सलाह रहेगी 1450 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। ओके, अमर राजा 1450 का टारगेट और आईसीआईसीआई लोम्बार्ड 1860 के टारगेट के लिए एक खरीदारी का पर्सपेक्टिव। पालविया जी बताइए आपके दो ट्रेड्स इस घंटे के। हर्षिता जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है HDFC लाइफ का। स्टॉक में अगर हम देखें तो जिस तरीके से एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक ने डिस्प्ले किया है वीकली चार्ट पे, हमें लगता है यहाँ पे फॉलो बाइंग एक्शन बनते हुए दिख सकती है एंड देन अपसाइड के टारगेट 615 620 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस जो होना चाहिए वो करीब होना चाहिए 592 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक पसंद आ रहा है वो है कैनफिन होम। एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है। हमें लगता है कैनफिन होम का आउट परफॉर्मेंस फर्दर एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। यहाँ पे जिस तरीके से एक बड़ी रेंज के कंसोलिडेशन का वीकली मंथली चार्ट पे जो ब्रेकआउट हुए हैं, हमें लग रहा है ये एक बड़े ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में पोजिशनली तो 950 तक के अपसाइड पे आते हुए दिख सकती है, लेकिन ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है यहाँ पे 905 के टारगेट के लिए कैनफिन होम फ्यूचर्स बाय किए जा सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 860 के आसपास। कैनफिन होम्स में भी एक अपॉर्चुनिटी इस समय तेजी की साफ बन रही है। अब 905 का टारगेट, पहले हम 855 का टारगेट लेकर चल रहे थे कविता जी का। आई थिंक वो टारगेट अचीव हो गया। एक बार स्टॉक रखिएगा स्क्रीन पर, एक अच्छा खासा मोमेंटम एक तो बन गया। कविता जी, अब नया ट्रेड बताइए इस घंटे के लिए क्या रहेगा वो। या आशा जी, सो मुझे लग रहा है बैंकिंग में मूव बनते हुए देखने चाहिए और IDFC फर्स्ट बैंक 7950 के लेवल पर है। मुझे लगता है 8050 81 के लेवल के लिए IDFC फर्स्ट बैंक पर ध्यान रख सकते हैं और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 7850 का। मेरे अनदर काउंटर मुझे लगता है एस्कॉर्ट्स पर ध्यान दे सकते हैं, 4300 के लेवल पर है for the price target of 4360 4400। इन टारगेट्स के लिए आप एस्कॉर्ट्स को देख सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4263 का। अच्छा, इस बीच इंडिगो लेके आई है। अभी कुछ देर पहले एक्सिगो की लिस्टिंग भी हुई, जरा वो लिस्टिंग भी रखिएगा। इंडिगो के लिए आइए 4302 पे इंडिगो आके ट्रेड करता हुआ डे हाई पर। आज इनके लिए खबर भी अच्छी थी, प्लस इनका मार्केट शेयर भी बढ़ा हुआ। पर आई थिंक अगेन, आई मीन कमिंग बैक टू दैट कॉन्सेप्ट ऑफ आई थिंक स्टार्टअप कल्चर। जब ये जोमेटो की लिस्टिंग हुई थी ना, उस वक्त लिस्टिंग अच्छी हुई थी, लेकिन बाद में सिंक भी हुआ स्टॉक का। ये कहा गया था कि जो इन्वेस्टर्स के लिए टेबल पे काफ़ी कुछ नहीं छोड़ा। और ये हमेशा से कहा जाता है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं जब वो लिस्टिंग के लिए आते हैं किसी और माहौल से आते हैं और वो टेबल पे कुछ छोड़ते नहीं। क्या इस केस में छोड़ा गया था इन्वेस्टर्स नहीं, के लिए? इस केस में बहुत छोड़ा गया था वीरू। 93 इनका इशू प्राइस फाइनली जो सेटल होकर आया था और स्टॉक देखिए 49% की प्रीमियम पर लिस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये ना इन्होंने बीच में पेटीएम के बाद एक्सिगो लाइन में लगा था आईपीओ लाने के लिए, लेकिन उस समय जो लोगों का रुख था इन टेक कंपनियों की तरफ, स्पेशली उस पेटीएम की खराब लिस्टिंग के बाद, तो उन्होंने बैक ट्रैक किया था। अब लेकर आए हैं, तब से लेकर अब तक काफी चेंजेस देखने को मिले हैं। तब ये कंपनी इतनी प्रॉफिट नहीं कमा रही थी। इस साल जब ये लिस्टिंग के लिए आए, पहले तो उन्होंने मुनाफा बनाया और इनके फेवर में ऑफ कोर्स वो कोविड के बाद का जो ब्रेकआउट दिखा था ट्रैवल में, वो दिखाई दिया, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव था। कंपनी प्रॉफिटेबल है, एबिटा प्रॉफिट बना रही है। और आप देखिएगा एक्सिगो मार्केट शेयर के लिहाज से काफी कुछ कमांड करती है, स्पेशली रेलवे बुकिंग्स के सेगमेंट में कंपटीशन अच्छा है। IRCTC को इनको साइजेबल चंक देना पड़ता है, उसके बावजूद ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सिगो के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो वो वैल्यूएशंस इस बारी काफी अट्रैक्टिव थे। तो प्रीवियस खराब एक्सपीरियंसेस से सीख लेकर ये दो फाउंडर्स ने वो वैल्यूएशन तय किया। एंड आप गौर करिएगा 120 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी ऑफ कोर्स एग्जिट मिल रहा है, लेकिन एग्जिट देना पड़ता है आपको अपने प्रीवियस इन्वेस्टर्स को। पीक 15 ने नियरली 13 गुना पैसे बनाए हैं। एलिवेशन कैपिटल यानी कि सेफ पार्टनर्स ने लगभग 8 गुना पैसा बनाया है। एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि रिटेल निवेशकों के लिए क्या करके देंगे, क्योंकि ये कंपनी में ट्रैक करते आई हूँ। बहुत सॉलिड पेडिग्री है मैनेजमेंट का, बहुत ग्राउंडेड मैनेजमेंट है, हर ट्रेंड को बखूबी पकड़ते हैं, काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के साथ इनोवेशन करते आए हैं। तो मेरे ख्याल में तो एक इंटरेस्टिंग लिस्टिंग और एक इंटरेस्टिंग स्टॉक रहेगा ट्रैक करने के लिहाज से इनके पूरे पीयर सेट में। बिल्कुल, और शानदार लिस्टिंग। और इसके बाद अगर आप देखें, जरा एक बार इंडिगो को लेके आइए आप स्क्रीन पे। अभी बात करते करते मैंने जिक्र किया था 4310 पे, करीब 4330 तक का स्विंग दिखा है। खैर,
अब विषय को यहाँ पे थोड़ा सा घुमाते हैं और बात करते हैं कुछ बिग मार्केट वॉइसेस में। इस कड़ी में हमारे साथ आज गौतम त्रिवेदी साहब जुड़े हैं बात करने के लिए, को फाउंडर एंड मैनेजिंग पार्टनर नीपिन कैपिटल के। गौतम जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है और बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है आपसे सर। बहुत कुछ बीत गया इस बीच, इतना बड़ा अगर आप देखें इलेक्शन की प्रक्रिया, फिर रिजल्ट्स, सरकार का अगर आप देखें गठन, अर्निंग सीजन भी साथ साथ में बीत गया इसके। एक चीज़ अच्छी हो रही है सर जिस पर मैं आपका पहले नज़रिया लेना चाहूँगा। इस इलेक्शन से ठीक पहले ग्लोबल मार्केट्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे, हम साइडवेज थे, स्पेशली चाइनीज़ मार्केट, हांगकांग के मार्केट्स बहुत अच्छा कर रहे थे, ओवरसीज कैपिटल काफ़ी उनको चेस कर रही थी। अभी सडनली हम पिछले 10 दिन से देख रहे हैं, स्पेशली ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ न्यू गवर्नमेंट, पैसा बाहर से भी आ रहा है, FIs के पैसे आ रहे हैं। क्या आउटलुक बन रहा है इन मौजूदा डायनेमिक्स पे भारतीय मार्केट्स का, और ये सडन आई थिंक जो इनफ्लो बढ़े हैं इसका कोई खास कारण सर? तो मेरा आपकी बात सही है कि पिछले 10 दिनों में जो FIIs की जो जिस तरह से वो इंडिया को देख रहे थे, मैं इनफैक्ट उसके पहले कुछ और बोलना चाहता हूँ कि मैं अमेरिका गया था पिछले महीने और काफ़ी इन्वेस्टर्स को, एसेट एलोकेटर्स को मिल के आया हूँ और उनका थोड़ा फीडबैक आपको देना था। तो ये मुझे लगता है कि जितने लोगों से मैं मिला अमेरिका में, उन्होंने बताया कि पिछले करीबन 3 सालों से इंडिया महंगा रहा है उनके लिए वैल्यूएशन वाइज, और चाइना के हिसाब से देखें तो वी आर मोर देन 150% प्रीमियम पे हम लोग इंडियन मार्केट PE वैल्यूएशन के बेसिस पे चल रहा है। तो उन्होंने बताया कि हमको मार्केट बहुत महंगा लग रहा है। तो मैंने पूछा कि पिछले 3 सालों में भी इंडिया महंगा रहा है, लेकिन इस साल आप लोगों ने क्यों करीबन $3 बिलियन का सेलिंग किया है, नेट सेलिंग की बात कर रहा हूं, और अब आपको इंडिया महंगा क्यों लग रहा है? तो उन्होंने बताया कि चाइना की सरकार जो है, उन्होंने काफी रिफॉर्म्स अनाउंस किए जिसकी वजह से शायद इंप्रूवमेंट आए उनकी इकोनॉमी में स्टिमुलेशन आए, रिवाइवल हुए। तो ये एक्सपेक्टेशन की वजह से आप इस साल जो पैसा देखें जो आया है अक्रॉस एशिया, $33 बिलियन गए हैं जापान में, कोरिया में $16 बिलियन का नेट इन्वेस्टमेंट हुआ है, ईयर टू डेट की बात कर रहा हूँ, जनवरी से अब तक। और फिर चाइना है 12.5 बिलियन, ताइवान है 6 बिलियन और हमारा -3 बिलियन है। तो ये नंबर जो पिछले साल 21 बिलियन पॉजिटिव नंबर था, इस साल 3 बिलियन करीबन नेगेटिव हो चुका है। ये आपकी बात सही है कि पिछले 10 दिनों में FIIs का सुझाव इंडिया के लिए इम्प्रूव हुआ है, और जो उनको, और ये एक सवाल जो मेरे को लगातार पूछा गया कि मोदी जी आएंगे कि नहीं तीसरे टर्म के लिए। अब मोदी जी आ गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी जो कोalition गवर्नमेंट है और फुल मेजॉरिटी गवर्नमेंट में थोड़ा फर्क पड़ना चाहिए, और लोग देखेंगे कि बजट कैसा रहेगा और आने वाले चंद महीनों में जो स्टेट इलेक्शंस है उनका मार्केट पे क्या असर पड़ता है। तो मुझे लगता है कि जो पैसा डेफिनेटली आएगा, लेकिन वी हैव 2-3 इवेंट्स जो बड़ी इवेंट्स है जिसके बाद FIs विल डिसाइड आना है कि नहीं आना। ठीक है सर। इनफैक्ट मैं जिस प्रश्न का उत्तर चाह रहा था आपने बखूबी दे भी दिया, और एग्जैक्टली अगर आप देखें FPIs का पर्सपेक्टिव इंडिया को लेकर क्या है। अच्छा गौतम सर, अब एग्जैक्टली 2-3 चीज़ें जो गुजरी, जैसे सरकार का गठन, और आई थिंक जो की मिनिस्ट्रीज थी सरकार के, मतलब बीजेपी के पास ही रही। इसी थीम पर हमने काफ़ी पैसा कमाया है। PSUs को देख लीजिए, रेलवेज़ को देख लीजिए, आप डिफेंस कंपनियों को देख लीजिए, और आज तो डिफेंस सारे स्टॉक्स ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। OMCs को देखिए, जो प्राइसिंग पॉलिसी रही है सरकार की, आपका व्यू क्या कह रहा है सर? क्या ये थीम अभी भी चलेगी, और या फिर इसके वनस्पत कोई और थीम भी आपको इस वक्त अच्छी लग रही है चेज करने लायक? मुझे लगता है कि आपकी बात सही है कि PSUs पिछले करीबन 2 या 2.5 सालों में काफ़ी चल पड़े, और इसकी एक बड़ी वजह है, जो आप बैंक्स को देखिए फॉर एग्जांपल, जो बैंक्स में जिस तरह से पिछली सरकार में, UPA की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे बैंक्स वर आई वुड से अनकंफर्टेबल कि जिस प्रमोटर ने फ्रॉड किया हो या उनके पीछे जाने के लिए उतना कंफर्ट नहीं था, उतनी तेजी नहीं थी। जो ये सरकार
आने के बाद हो रही है। तो ये मुझे लगता है पीएसयू बैंक्स के लिए सबसे बड़ी खबर है कि अब वो फ्रॉड और जो जो प्रमोटर्स मतलब जो पैसा लूट रहे थे उन पे पाबंदी आ गई है। ना तो सरकार सपोर्ट कर रही है और अब बैंक्स भी तेजी से उनके पीछे जा रही है। सो दैट इज नंबर वन, दैट्स अ बिग पॉजिटिव। दूसरा आप जो देखिए, जो सरकार का करीबन एक्सपेंडिचर जो है, हम पिछले 3 सालों से देखते आ रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स कुछ खास बढ़ नहीं रहा है। इंडिया के जो 5 या 6 बड़े बड़े इंडस्ट्रियल ग्रुप्स है, अडानी है, अंबानी है और टाटास है, बिरलास है, उनके अलावा जेएसडब्ल्यू ग्रुप है, उनके अलावा 5, 6 या 7, 8 ग्रुप के अलावा बड़ा कैपेक्स नहीं हो रहा है। और मुझे लगता है कि अभी भी पूरे जो हिंदुस्तान में जो कैपेक्स है, जो अभी आज की तारीख में फिर भी भारतीय सरकार ही कर रही है। और वो जब जब तक ये बर्डन ऑफ डूइंग द इंक्रीमेंटल कैपेक्स भारतीय सरकार पे रहेगा, मुझे लगता है पीएसयू कंपनीज को बेनिफिट होगा ही होगा। आप रेलवेज में देखिए, डिफेंस में देखिए, तो काफी पीएसयू कंपनीज को फायदा हो रहा है। तो मुझे लगता है ये दिस विल कंटिन्यू। आपका दूसरा जो प्रश्न है रिगार्डिंग कि अगले आने वाले कल में कौन से सेक्टर, कौन से क्षेत्र में बढ़ावा आ सकता है, मुझे लगता है कि डेटा सेंटर बिजनेस जो आज की तारीख में काफी छोटा बिजनेस है, आने वाले 5 या 10 सालों में बहुत बड़ा बिजनेस हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता नहीं है कि मार्केट में कोई डायरेक्ट वे है टू प्ले डेटा सेंटर्स, मतलब कोई लिस्टेड कंपनी आई नहीं है जो सिर्फ डेटा सेंटर का बिजनेस प्योर प्ले नहीं है, लेकिन उसका एक अलग तरीके से आप ये सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो, विच इज वाया पावर कंपनीज। और डेटा सेंटर में पावर की बहुत ज़रूरत होती है। आप अमेरिका में देखिए कि डेटा आने वाले 6 या 7 सालों में डेटा सेंटर का जो पावर कंजम्पशन है आज की तारीख में 83%, 3% ऑफ टोटल पावर डिमांड अमेरिका में, वो 3% अभी 8% होने वाला है बाय 2030। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि इंडिया में भी पावर कंपनीज में बी अ बेटर वे टू प्ले डेटा सेंटर। मुझे लगता है ये एक क्षेत्र है जहाँ पे बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा। और सरकार ने वैसे तो घोषित कर दिया है कि बड़ी जो सोशल मीडिया कंपनीज है, अमेजॉन है, एप्पल है, सबको बताया कि इंडियन सिटीजन्स का डेटा इंडिया में रहेगा, आप बाहर के सर्वर पे या डेटा सेंटर पे आप नहीं लगा सकते हो। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि डेटा सेंटर बिजनेस विल बी अ बिग बूमिंग बिजनेस आने वाले 5 से 10 सालों। ओके, डेटा सेंटर और डेटा सेंटर से एक बड़ा प्ले क्लियरली वो पावर कंपनियों में आता हुआ दिखाई देगा। कुछ ही देर पहले गौतम, हम एक्सिको की लिस्टिंग पर नज़र डाल रहे थे और एक और पारी की शुरुआत यहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पर होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो पूरी बकेट है, ट्रैवल एंड टूरिज्म वाला स्पेस, जिसमें आप एयरलाइन कंपनियां, ऐसे ओटीए प्लेयर्स या फिर सीधे होटल स्टॉक्स भी ले सकते हैं, यहाँ पर हमने देखा है कि पिछले साल में बहुत तगड़ा पैसा बना। इनफैक्ट पोस्ट कोविड वाज द गोल्डन एरा फॉर दी स्टॉक्स। लेकिन करंट लेवल्स पर वैल्यूएशन, किस तरह के रिटर्न्स की उम्मीद जताई जा सकती है? वैल्यूएशन वैसे तो पूरे मार्केट का महंगा है, तो ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ होटल स्टॉक्स या एयरलाइन स्टॉक्स महंगे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ पे आपको ग्रोथ दिख रहा है आने वाले 4, 5, 10 सालों में, मुझे लगता है ट्रैवल एंड टूरिज्म, मुझे अभी भी लगता है कि वी हैव नॉट इवन गॉन टू 10% जो पोटेंशियल है। और जो सरकार टूरिज्म इंडस्ट्री में फोकस करे, रिलीजियस टूरिज्म को सरकार ने बहुत बड़ा बढ़ावा दिया है, लेकिन जो नॉर्मल टूरिज्म, इनबाउंड टूरिज्म, जो फॉरेन टूरिज्म की बात कर रहा हूँ मैं, और उसका जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, नॉट ओनली कि भाई आप फ्लाइट्स बढ़ाओ और लोगों को यहाँ लेके आओ, लेकिन होटल्स है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो रोड्स है वगैरह, वो जो उस पर जो सरकार फोकस करे तो उसमें जो एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होगी इट विल बी ह्यूमंगस। आज की तारीख में भी आप देखिए, थाईलैंड जैसी छोटे देश में 25 मिलियन टूरिस्ट आते हैं, हमारे देश में इतने क्यों नहीं आ सकते? 25 क्या 50 मिलियन आ सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये सेक्टर में जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ है आने वाले 5 या 10 सालों में विल बी ह्यूज, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज।
और होपफुली वो और भी स्ट्रीमलाइन होंगी और इस सेक्टर को फेवर करेंगी। अच्छा, एक स्पेस जहां पर आज हम सुबह से ही काफ़ी तेज़ी देख रहे हैं वो है ऑटो कंपनियां। ऑफ कोर्स M&M के इन्वेस्टर डे में कई सारी चीज़ें हाईलाइट हुई हैं। दूसरी तरफ एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट होगा जब Hyundai भारत में आएगा, लिस्ट होने की तैयारी उनकी हो चुकी है, IPO दाखिल कर दिया है। यहाँ पर आपकी अप्रोच क्या रहेगी? 4 व्हीलर स्पेस क्या और भी अट्रैक्टिव हो चला है एट दिस पॉइंट इन टाइम? डिमांड डेफिनेटली बढ़ रही है। M&M खुद कहता है कि 2030 तक वो 23 नए लॉन्चेस, जिसमें कुछ ऑफ कोर्स LCV लॉन्चेस भी होंगे, लेकिन 13 SUVs जिसमें दोनों आइस और EV है। क्या ये एक बिजनेस है जहां पर और भी रिटर्न्स बन पाएंगे, स्पेशली M&M जैसे स्टॉक में जो एक आउट परफॉर्मर वैसे भी रहा है? मुझे लगता है कि M&M या दूसरी जो ऑटो कंपनीज है उनके दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। मुझे मुझे लगता है कि जो इकोनॉमी में थोड़ा जो स्लो डाउन आ चुका है, आप रिटेल में भी देखिए, तो आप रिटेल कंपनीज को भी पूछे तो वो लोग को भी लग रहा है कि पिछले करीबन 6 महीने से थोड़ा स्लो डाउन आ चुका है इन रिटेल सेल्स। एंड जो रिटेल में इम्पैक्ट आएगा तो डेफिनेटली ऑटो सेल्स में भी आएगा। मैं पैसेंजर की बात कर रहा हूँ, पैसेंजर कार्स। 2 व्हीलर्स का मार्केट थोड़ा अलग है, बिकॉज उसमें रूरल इंडिया, जो गांवों में जो 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 किसान है वो भी 2 व्हीलर्स खरीदते हैं। तो ये पैसेंजर व्हीकल इज स्टिल मोर अर्बन, और वो अर्बन एरिया में मुझे लगता है अभी भी थोड़ा स्लो डाउन है। तो ये स्टॉक्स काफ़ी चल चुके हैं और मुझे लगता है कि ये भाव में शायद रुकना बेहतर रहेगा इंस्टेड ऑफ पुटिंग मोर। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से जो करीबन 4 मिलियन गाड़ियां जो इंडिया में बिकी पिछले साल, ये 4 का 6 का 8, मतलब ये बढ़ावा तो मैं देख सकता हूँ आने वाले कुछ सालों में, लेकिन आज की तारीख में मुझे लगता है कि ऑटो स्टॉक्स काफ़ी चल चुके हैं। ओके गौतम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, आपने अपना Thank एक you. पर्सपेक्टिव रखा है यहाँ पर सभी सेक्टर से। बहुत बहुत शुक्रिया से इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अब चलते हैं सुशील कीरिया जी के साथ आज के बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में। सुशील जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। पहले बात करते हैं सेटअप की। निफ्टी बैंक एक बड़े अच्छे मूव के बाद ऑलमोस्ट आज हमने निफ्टी पर एक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री देखी, लेकिन निफ्टी बैंक वही 50-250 की ट्रेजेक्ट्री में घूमता हुआ, वहीं पे थोड़ा स्ट्रगलिंग इसकी जारी है। सेटअप कैसा लग रहा है आपको, जो बाजार का प्रोस्पेक्टिव है ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए निफ्टी बैंक पर क्या है इस वक्त? 3 अलग अलग चीजें हैं ग्लोबल मार्केट्स में। S&P नैस्डैक अभी भी 1 से 1.5% की जगह है। निफ्टी बैंक निफ्टी जो हम आपसे पहले बात करके जा चुके हैं, 24,000 से लेके 24,400 तक बढ़ रही है निफ्टी, और बैंक निफ्टी को अंतोगत्वा 51,500 51,800 तक शायद जाना है। उसके बाद मैं पूरे ग्लोबल मार्केट्स में बड़ा करेक्शन देख रहा हूँ। इस बीच में यहां से लेकर जो अभी भी निफ्टी में 3-3.5% की जगह है, उसमें कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो 15-17% भी फ्यूचर्स के स्टॉक्स चाल दे सकते हैं, तो उनमें हम नई खरीदारी करेंगे। कुछ स्टॉक्स में शॉर्ट है और कुछ स्टॉक्स में हम 6 महीने या साल भर के पर्सपेक्टिव पे अभी भी इररिस्पेक्टिव ऑफ ग्लोबल मार्केट्स के 15% करेक्शन या निफ्टी में 12-15% करेक्शन आ भी जाए, तो भी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं जिनको हम साल भर के 6 महीने के पर्सपेक्टिव से लेते ही जाएंगे। ओके, चलिए इंडेक्स से बात की आपने, और इंडेक्स पे जो सुशील जी आपने अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया, हमेशा बाजार की एक दो ऐसी कड़ी होती हैं, पिलर्स होते हैं जिनके सहारे हम ऑल टाइम हाई क्रिएट करते हैं, और जब वो नहीं चलते वो पिलर्स तो हम साइडवेज रहते हैं। मैं कुछ देर पहले अभी रिलायंस का जिक्र कर रहा था, मैं LNT का जिक्र कर रहा था। LNT डी हाई पर था, ऑलमोस्ट 3700 की ट्रैजेक्टरी को टच कर रहा था। इन दो बड़े पिलर्स पे, अभी मैं बैंक्स पे नहीं जा रहा हूँ, आपकी राय क्या है, रिलायंस और LNT? इंडेक्स को जहां तक यहां से उसके अंतिम चरण तक खींचने की बात है, तो LNT में जो हम लगातार 3200 से तेजी बनाए हुए, हम 4000 तक इसको मेंटेन करेंगे, चलता जा रहा है। रिलायंस भी यहां से 200-225 रुपए उछले तब जाके निफ्टी को ऊपर के वो स्तर टच करने मिले। अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स, ये भी दोनों मुझे लगता है निफ्टी को खींचने में मदद करेंगे। यहाँ से बड़ी मूव्स हैं। 3700 तक अगर अडानी इंटरप्राइजेस हो जाए, और पोर्ट्स में भी 13-14-15% तक की बढ़त यहाँ से दिखती है। हिंदुस्तान लीवर भी 3000 तक जाएगा, वो भी निफ्टी को पुश करने में हेल्प करेगा। ओके, HUL पे अपनी टिप्पणी कर दी आपने, यहाँ पर आपने रिलायंस और LNT पे टिप्पणी करी। अच्छा, रिलायंस के संदर्भ में टिप्पणी है
तो ये इस तरह डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में है, लेकिन मैं इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से सुशील जी से बात कर रहा था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर भी। सुशील, ये पीएसयूज में मैं स्क्रीन पे आज सुबह देख रहा था एचएल ऑल टाइम हाई, बीएल ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में जाता हुआ, ओएमसीज ने फिर एक बार एक मोमेंटम पकड़ा। पता पीएसयूज वाकई कमाल कर रहे हैं और बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी आज स्ट्रॉन्ग मूव देते हुए। अभी सरकारी कंपनियों में वो ऐसा कौन सा धड़ा है जो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, जिसको चेस करना बनता है, इस वक्त पैसा बनेगा? देखिए, जो रेलवे के स्टॉक्स हैं, डिफेंस के स्टॉक्स हैं, जनरल पीएसयूज हैं, फाइनेंस कंपनीज हैं, ये सब अपने चरम पर आ चुके हैं। हो सकता है थोड़े और भी बढ़े, पर इनमें अभिमन्यु बन जाने का खतरा दिखता है। कहीं बाजार ने पलटवार किया तो इनमें से एग्जिट नहीं मिलेंगे, धाए धाए गिर जाए। तो थोड़ा जो ट्रेडेबल स्ट्रक्चर दिखता है वो हम एचपीसीएल, बीपीसीएल में अभी भी यहाँ से नई तेजी की सलाह अपने क्लाइंट्स को दे रहे हैं। देखिए, सिर्फ चार्ट पे चाल आ जाएगी उससे काम नहीं होगा, पैसा घर में भी लेके आना चाहिए, फंस नहीं जाए। तो हमें डिफेंस, रेलवेज, ये सब अति पे अब नजर आने लग गए हैं और इनमें एग्जिट नहीं मिलेगा जब भी ये कोई बाजार में बड़ा करेक्शन आएगा। तो अक्रॉस द बोर्ड एक्चुअली आप देखोगे ना, बहुत चुन चुन के काम करने का बाजार है। पिछले सप्ताह भी आपकी मेरी बात हुई थी, ये बफेट डिनर का तीसरा राउंड है, एक एक पीस चुन के खाना है। अब प्लेट भर के खाने लायक बाजार नहीं रहा। बिल्कुल सही कहा आपने। बफेट डिनर खाइए, अगर आप देखें तीसरा और अंतिम दौर है। अच्छा, ऑल दो आज क्रूड हमारे फेवर में नहीं है कि मैं बात करूं, ऑलमोस्ट 84 की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ, लेकिन एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और पिडिलाइट और एडहेसिव कंपनियों पे आपका आउटलुक इस वक्त सुशील, यहाँ पर क्या चीज़ कर रहे हैं या फिर कोई शॉर्टिंग कैंडिडेट आपके अनुसार? तीन चीजें आपने पूछी, क्रूड, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और पिडिलाइट। तो पीसीआर से अनुरोध है, अगर कृपया मेरे स्क्रीन को प्रक्षेपित करें, चार्ट के सहारे बात करेंगे। क्रूड की अगर ये चार्ट दिखाई पड़ रही है आपके स्क्रीन पे, तो ये जो रैली आई है, मुश्किल लगता है मुझे, मैं ये लाइट क्रूड फ्यूचर्स की बात करता हूं हमेशा, ये 80-81 के ऊपर जाए बिना वापस हमें $62 तक की चाल दिखती है। क्रूड का सौदा अलग है और सिर्फ इसी की वजह से एशियन पेंट्स में कोई तेजी कर ले, वो लॉजिक अभी नहीं बैठ रहा है। एशियन पेंट्स में, जैसा कि मैं वीरू आपसे मेंटेन कर रहा हूं काफी टाइम से, यहाँ पे निवेशकों के लिए माल इकट्ठा करने का समय है। ये 2800 वाला एशियन पेंट्स हमें 10-12 महीने में 4200 नजर आ जाएगा, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। और अगर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए तो पेंट्स की स्पेस में थोड़ा छोटा स्टॉक ज्यादा भागेगा। देखिए बर्जर पेंट्स की चार्ट, जो रिवर्सल के बाद ब्रेकआउट दे चुकी है, अब ट्रेंड भी इसने पकड़ना शुरू कर दिया। ये बाई ऑन पुलबैक्स है। ट्रेडिंग करके इसमें जो छोटा मोटा पैसा बनेगा, उसकी बनिस्बत 20-25 रुपए तक की नीचे की जगह रख के आप समझ लो ना, 475-80 तक का आप स्टॉप लॉस या एक्यूमुलेट जोन पकड़ के इसको लेते जाओ, तो मुझे लगता है 700 रुपए की एग्जिट इसमें दिवाली तक मिल सकती है। तो एशियन पेंट्स, बर्जन पेंट्स, ये परफॉर्म ही नहीं किए हैं बाजार के साथ में। अब इनका जो भी एक्यूमुलेशन होना था, मोमेंटम का डाइवर्जेंस, वेव पैटर्न कंप्लीशन, एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स शांति का माल उठा के बैठने वाला, सौदा करने वाला आदमी थोड़ा पैसा कमाएगा यहाँ से। और पिडिलाइट जो है, अब उसका काम करीब करीब हो गया। हमने जो बिल्कुल निचले स्तर पर से इसको पकड़ा था, ये देखिए अगर चार्ट आ गई स्क्रीन पे, तो यहाँ से जो हम इसको नवंबर में पकड़ के बैठे हैं 2300-2400 से, अब ये हमारे 3200 के टारगेट को पूरा कर चुका है, मात्र उस लिए नहीं। अब इस चार्ट के अंदर में मूवमेंट अपसाइड का कम है, नॉइज ज्यादा है, रिवॉर्ड रिस्क रेशियो बिल्कुल इंफीरियर हो चुका है। 150 रुपए की चटर पटर तो कभी भी इस बाजार के साथ आ सकती है। मोटी बात है, 2300 में लेने वाले आदमी को 3200 में पैसा घर लेके जाना चाहिए, ये फिर से 2600-2500 में वापस मिल सकता है। ओके, अच्छा आखिरी प्रश्न पूछूंगा सुशील जी यहाँ पे। हमेशा पोर्टफोलियो में या ट्रेडिंग में कोई ना कोई आदमी कमोडिटी का तड़का लगाता है। मेटल्स पे आपका व्यू कंस्ट्रक्टिव नहीं था, पॉजिटिव नहीं था, मैं जानता हूँ, लेकिन कोई और कमोडिटी, कोई एग्री कमोडिटी, कोई ऐसा स्पेस जहाँ पे कोई बड़ा बिग बोल्ड कॉल लिया हो आपने? देखिए, ग्लोबल शुगर फ्यूचर्स की चार्ट आपको मैं दिखाता हूं, शुगर नंबर 11 फ्यूचर्स, और यहाँ ये बिल्कुल अपने बैरल ऑफ द बॉटम को स्क्रैप कर रही है चार्ट। लार्जर पर्सपेक्टिव के लिए मैं वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ।
अगले महीने भर में $17 का भाव हो जाए, $19 वाला, उसको मैं रूल आउट नहीं कर सकता हूँ, कदाच होगा। और उसके बाद जो ये लास्ट वीक इसने स्विंग हाई बनाया था 1960 का, उसको क्रॉस होने के बाद मुझे लगता है साल भर भी नहीं लगेगा, क्या पता 9-10 महीने बहुत है, हम इसे $37-38 तक बिकता देख रहे हैं, डबल से ज्यादा। तो वो एक तरफ है, दूसरी तरफ 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग की स्टोरी बिल्कुल बिफोर टाइम चल रही है, और सारे शुगर के स्टॉक्स कंप्लीटली नेग्लेक्टेड होकर जो भी अंडर ओनरशिप होनी थी वो हो गई। शुगर के स्टॉक्स की लिस्ट को लेके चार्ट्स पे जो मैं बैठा था पिछले सप्ताह, समस्या ये हो गई किसको ले किसको ना ले। तो शुरू में छोटे वाले सारे शुगर के स्टॉक्स जो भागना शुरू हो गए, नहीं उतरेंगे नीचे, और हो सकता है बलरामपुर चीनी का नंबर लास्ट में आए। तो डेफिनेटली निफ्टी भले ही 24,200-300 जाके वापस 22,000 आती है कि नहीं, ये सटोरियों के गेम्स है। निवेशकों के लिए शुगर के स्टॉक्स चीख चीख के कह रहे हैं कुछ मीठा हो जाए। चलिए सुशील जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज की आपकी मंगलवार की मंत्रणा बहुत अच्छी रही, और बिग बेट्स में आज शुगर स्पेस, इस पर रखी नज़र इन्वेस्टर के लिए कह रहा है शुगर स्पेस के कुछ मीठा हो जाए। चलिए अब सुमित के पास चलते हैं, और अब सुमित आज दिल्ली प्रस्थान कर चुके हैं। सुमित, पसंद आई गर्मी? बहुत ज़्यादा अच्छी खासी गर्मी है भाई, यहाँ पर तो 44-45 डिग्री जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी है। मतलब लगा था कि बॉम्बे शायद ज़्यादा गर्म होगा, लेकिन दिल्ली ज़्यादा गर्म है। यहाँ मार्केट ठंडा पड़ रहा है, बाजार फहमी दूर हो गई होगी, खैर कोई बात नहीं। हाँ, बट स्टे इनसाइड, आई थिंक कि यही है अगर आप स्पेशली मुंबई से आए हैं। खैर, बाजार इस वक्त आपकी स्क्रीन पे करीब 23,536 पे, मैं आपको छोड़े जाता हूँ। सुमित, ओवर टू यू। चलिए, तो भारतीय बाजारों के लिए जो चाल हाल है वो वैसे तो ठीक ठाक है, कोई खास डैमेज नहीं है, करीब करीब 1/4% या फिर कह लिए 23,500 के इर्द गिर्द ही मार्केट अभी भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन जो रिकॉर्ड तेजी है वो बाजार में बरकरार है। आपके सवाल भी होंगे, उन सब पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं हेडलाइंस का।